हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पर सेकंड क्लास करेंगे। हमने अपने पहले क्लास में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आपको तो मालूम है कि हमारे सिलेबस का यह फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है और आप एक्साइटेड भी बहुत हो इसको सीखने के लिए। हमने अपने पहले वीडियो में बात की थी कि क्या होता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली इसमें हमें हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखना होता है कि हर ट्रांजेक्शन का बैलेंस शीट यानी कि असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्या इफेक्ट आता है, उसी को स्टडी हम लोग करते हैं। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चंस के थ्रू हमने बात की थी। कुछ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक अलग सा तरीका मैंने अप्लाई किया था। हर बार बैलेंस शीट के थ्रू आपको इक्वेशन को दिखाया था कि कैसे हर ट्रांजेक्शन के बाद आपके बैलेंस शीट चेंज होते जाते हैं। और लेक्चर्स के लास्ट में हमने ये बात की थी कि अगले क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लिया हो ट्रांजेक्शन्स के बाद, सबसे पहली बार जब हम कुछ लिखते हैं वो रिकॉर्डिंग बोलते हैं और ये जर्नल एंट्री में होता है। मैंने सजेस्ट किया था कि आप उसे भी सीख के आना, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और आई बटन में उसके प्लेलिस्ट भी दिए हुए हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है बच्चों, तो आप उसे जाके प्लीज जर्नल एंट्रीज वाला पोर्शन कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये भी सीखना है। एंड जर्नल एंट्री इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए आपको उसको भी सीख के आना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पर भी हम आज के क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और आपको समझ में आएगा। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज आप जाकर पहले उसे देख लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सही होनी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप जर्नलिटीज पर कमांड बना लेते हो तो किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन अगर आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है वो तो आराम से आप कर लोगे विदाउट हैविंग पास एनी जर्नल एंट्री। लेकिन अगर आपके जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन को बड़ी आराम से एक लॉजिक के साथ आप सीख जाओगे। फिलहाल चलो, आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन को समझेंगे और नजदीक से। तो शुरू करते हैं। आप भी शुरू हो जाओ अपने साथ कॉपी एंड पेन लेके। तो चलो बच्चों, अपने सामने क्वेश्चंस के थ्रू हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये है अपना क्वेश्चन, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। और इस तरह से यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन हैं। अब इस ट्रांजेक्शन के थ्रू हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है। आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि हर ट्रांजेक्शन का बिजनेस के असेट्स या फिर लायबिलिटीज और कैपिटल पर इफेक्ट आता है। यहाँ पर 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, यानी कि बिजनेस में असेट्स हमारा कैश के नाम पर बढ़ चुके हैं, तो हमें इसे असेट साइड में कैश के नाम पर 1 लाख की एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए। एंड चूंकि ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है ओनर के द्वारा, तो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज है टुवर्ड्स ओनर्स, जिसे हम ओनर्स क्लेम या कैपिटल बोलते हैं। तो लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल में भी ये 1 लाख रुपीज इंक्रीज कराएंगे। तो देखो, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन बना के हमने पहले से फॉर्मेट बना के रखे ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, तो हम क्या करेंगे, असेट साइड में लिखेंगे कैश और यहां पर अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। और इस साइड में हम कैपिटल चुकी है 1 लाख। तो ये काम हम लोग करते हैं। दूसरी बात, जो सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। अब आपको पता है कि जब हम कैश में गुड्स खरीदेंगे तो हमारा जो कैश बैलेंस है यानी कि असेट्स हमारे कम हो जाएंगे 20,000 से, तो इसकी वजह से ये 20,000 से कम हो जाएगा। और ये गुड्स हमने खरीदा है, इसका मतलब ये गुड्स बिजनेस में आया और ये गुड्स हमारा असेट है, जिसे हम, ये बैलेंस शीट इक्वेशन है एक तरह से, जिसे हम जब असेट्स में लिखेंगे गुड्स को तो हमेशा एक ही नाम से लिखते हैं, वो है स्टॉक। हमने अपने पहले वाले वीडियोज में इसकी डिस्कशन की थी आपके। तो आपको यहाँ पर स्टॉक लिखना चाहिए और ये प्लस 20,000। अब आफ्टर 2 ट्रांजेक्शन यू सी कि कैश के बैलेंसेस जो है ये माइनस होके 80,000 हो गए हैं और ये बैलेंसेस 20,000 है। और इस साइड कुछ भी इफेक्ट नहीं है, यानी कैपिटल विल बी सोन एज 1 लाख। और इसे हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। ऐसा आपने अगर पहला वीडियो देखा हुआ तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने बात की थी रेंट पेड ₹5,000। रेंट जब हम पे कर रहे हैं तो कैश जो बैलेंस है वो हमारे कम हो रहे हैं, और कैश बैलेंस जब कम हो रहे हैं
तो कैश में तो हम 5000 माइनस कर लेंगे। अब रेंट के बारे में मैंने बताया था कि रेंट एक एक्सपेंस है और हर एक्सपेंसेस लॉस क्रिएट करते हैं और इनकम प्रॉफिट। तो ये एक्सपेंस है, चूंकि हम लोग पे कर रहे हैं तो ये लॉस क्रिएट करेगा और लॉस को हमेशा ओनर बियर करता है, यानी कि ओनर का यहां पर जो क्लेम है वो कैपिटल के नाम पे है, यानी इस लॉस से ओनर्स के जो बैलेंस है बिजनेस में, जो ओनर्स का जो क्लेम है वो 5000 से कम हो जाएगा। ये 5000 से हम कम लिखेंगे एंड देन हम इसको बैलेंस करके देखेंगे, दिस माइनस दिस इज 75,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये 20,000 और इसमें चेंज हो गए 95,000। तो अभी आफ्टर 3 ट्रांजेक्शंस वी गेट अगेन अ न्यू इक्वेशन और ये इक्वेशन में आप देखोगे एसेट्स के टोटल मिला के 95,000 है और इधर भी लायबिलिटी साइड के टोटल 95,000 है। तो ऑलवेज यू विल फाइंड कि ये टोटल हमेशा इसके इक्वल हो रहे हैं। अब बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सोमानी ब्रदर्स। सोमानी ब्रदर्स एक बिजनेसमैन है और उससे हम 15,000 का सामान लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि ये कैश बेसिस पर हुआ या नहीं हुआ, देन वी अज्यूम कि ये उधार है, क्योंकि कैश इज नॉट रिटन हियर इन द ट्रांजैक्शन। तो जब गुड्स हम उधार खरीद रहे हैं तो इसका मतलब एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है। इसके साथ ही हमारा 15,000 का गुड्स बिजनेस में आ रहा है, यानी हमारे स्टॉक के बैलेंसेस 15,000 से बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 15,000 से स्टॉक के बैलेंसेस बढ़ाएंगे और चूंकि हमने उधार खरीदा है तो दिस इज अ लायबिलिटी और हम सोमानी ब्रदर्स जो है वो मेरा लायबिलिटीज है, उसको हम क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हैं। सोमानी ब्रदर्स नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्रेडिटर्स वर्ड हम लोग यूज करते हैं और वो है 15,000। अब इतना करने के बाद अगेन वी गेट द टोटल। तो आपको कैश में कोई चेंजेस नहीं आया, आपका स्टॉक में चेंजेस आ गया है, ये 35,000 का, दोनों मिला के 1,10,000 होते हैं। इधर भी हम करके देखते हैं क्या होता है, 75,000, 35,000 और इधर 95,000 प्लस 50,000, अगेन वी गेट द टोटल 1,10,000। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तो सही में आपको ये बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा। नाउ बात करते हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। कैश में हमने गुड्स को बेच दिया तो कैश तो हमारे पास आएंगे ना, तो कैश विल इंक्रीज, हमारा ये असेट बढ़ेगा तो कैश को हम लोग 8,000 से इंक्रीज करेंगे। नाउ जब हमने गुड्स सेल किया है तो ऑब्वियस है कि हमारा स्टॉक तो घट गया होगा। अब कितने रुपए से घटा होगा, यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिस गुड्स को बेचा वो कितने कॉस्ट का था, तो हम यहां पर ये एजम्पशंस लेंगे कि वो 8,000 का ही था और हमारा जो स्टॉक का बैलेंस है वो पूरे के पूरे 8,000 से कम हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा एक नया इक्वेशन आएगा, हमने यहां पर नहीं लिखा है न्यू इक्वेशन। हमारा जो नया इक्वेशन आएगा ये 83,000 प्लस 27,000, इसकी टोटल करेंगे तो 1,10,000 आएगा और यहाँ पर 95,000 प्लस 15,000, अगेन दिस इज 1,10,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। अब लास्ट ट्रांजेक्शन अपना इसमें है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। 8,000 में हमने बेचा है तो 8,000 से हमारा कैश बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जिसे बेचा है उसका कॉस्ट कितना था, 5,000, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखा हुआ था तो हमने स्टॉक से पूरे के पूरे 8,000 माइनस किए थे। लेकिन यहां पर कॉस्ट प्राइस जब दिया हुआ है, इसका मतलब जो स्टॉक आउट हुआ है बिजनेस से वो 8,000 का हुआ है और सॉरी 5,000 का हुआ है। तो 5,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि बिजनेस ने 3,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। प्रॉफिट और लॉसेस हमेशा ओनर को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और इस प्रॉफिट 3,000 की वजह से ओनर्स के क्लेम जो है कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएंगे। तो हम यहां पर 3,000 से कैपिटल को बढ़ाएंगे एंड अगेन विल फाइंड टू गेट द टोटल, दिस इज 91,000 प्लस दिस माइनस दिस 22,000, इसमें आ जाएंगे 98,000 एंड 15,000। अब इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये 1,13,000 हो रहा है, इसकी भी टोटलिंग करेंगे तो 1,13,000, यानी कि टोटल हमेशा
इक्वल होंगे बोथ साइड, और हम यहां लिखेंगे अगेन न्यू इक्वेशन। मैंने ये भी बात कहा था कि कभी कभी न्यू के जगह लोग सबसे लास्ट वाले में फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। आपके टीचर जैसा करते हैं वो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। तो बच्चों फिलहाल आप इसके क्वेश्चंस को और स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ हमने लास्ट क्लास में आपसे बात की थी कि आप लोग जनरल एंट्री का भी कॉन्सेप्ट समझ के आना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हम आपको सिखा ही रहे हैं, लेकिन हम आपको आज जनरल एंट्रीज के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करते हैं। चलो, क्या होता है कि अगर आपने जनरल एंट्री सीखा हुआ है तो फर्स्ट नंबर का जो जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। सेकेंड वाला का जो जनरल एंट्री होता है वो क्या होता है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, एंड द अमाउंट इज 20,000। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन से रेंट पेड, इसके लिए हम एंट्री बनाते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने जनरल एंट्रीज नहीं पढ़ा है तो बच्चे उसे भी आप पढ़ लेना, तो आपको क्या है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएंगे, आपके लॉजिक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इस तरह से हमने तीनों की जनरल एंट्रीज की। अभी फोर्थ नंबर में जनरल एंट्री जो है परचेज गुड्स फ्रॉम सोमानी ब्रदर, ये फोर्थ नंबर है। इसके लिए एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू सोमानी ब्रदर, और ये अमाउंट है 15,000। नाउ फिफ्थ वाले में क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000। एंट्री वाइज हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि आपने ये सीखा हुआ है, तभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। बिना इसके भी आपने समझ लिया है, लेकिन हम कुछ एडिशनल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000, कॉस्टिंग 5,000। जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के समय हम इसके कॉस्ट की बात भी करेंगे। चलो, मैंने जनरल एंट्रीज तो लिख दिया, अब हम क्या समझाना चाहते हैं आपको, सो उस पर बात करते हैं। अगर आपने जनरल एंट्री सीखा हुआ है तो आपको ये भी पता है कि जितने भी आइटम उसको गोल्डन रूल्स के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक नॉमिनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और थर्ड पर्सनल अकाउंट। अगर ये सारे अकाउंट में अगर ये रियल अकाउंट होते हैं और इसके बैलेंस अगर डेबिट साइड में आ रहे हैं तो हम इसे असेट साइड में एज ए प्लस लिखते हैं, और अगर इसके क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं तो हम असेट साइड में एज ए माइनस लिखते हैं। अभी आपको रिलेट करके बताएंगे तो बात समझ में आएगी। सेकंड, अगर आपने जनरल एंट्रीज बनाया और आपके जनरल एंट्री में नॉमिनल अकाउंट अपीयर हो रहा है तो डेबिट होने के केस में कैपिटल से माइनस करेंगे, और अगर क्रेडिट है तो इसे कैपिटल से प्लस करेंगे। कैपिटल माइनस करेंगे, कैपिटल में प्लस करेंगे। अब थर्ड बात करते हैं कि अगर आपने एंट्री बनाया और उसमें पर्सनल अकाउंट आया तो डेबिट होने के केस में आपको असेट में लिखना है, और क्रेडिट होने के केस में उसे लायबिलिटीज में लिखना है। क्या इसमें प्लस माइनस नहीं होता है? होता है, लेकिन इसकी बात हम बाद में करते हैं। तो इस तरह से इस रूल्स को फॉलो करते हुए भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीख सकते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा बात है, अगर आपने जनरल एंट्री सीखा हुआ और इसमें कैश आया है, आपको पता है कि ये रियल अकाउंट है और डेबिट में है, तो हमारा रूल्स बोलता है रियल अकाउंट के डेबिट होने पर असेट में लिखेंगे, और इसीलिए आपने असेट साइड में कैश को लिखा। कैपिटल जो है दिस इज अ पर्सनल अकाउंट और ये क्रेडिट में है, इसीलिए क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट रूल्स बोलता है लायबिलिटीज में लिखेंगे, इसलिए इस कैपिटल को हमने लायबिलिटीज में एक अलग नाम से लिखा है।
तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। नाउ फिर देखो कि परचेज को यानी कि गुड्स को हम बैलेंस शीट में स्टॉक के नाम से जानते हैं, और स्टॉक इज रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट बन जाता है स्टॉक बनने की वजह से। और रियल अकाउंट का डेबिट को हमारा बोलता है कि आपको प्लस करना है, और ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट इज ऑल्सो रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट क्रेडिट है, तो ये माइनस होगा। इसलिए इसमें स्टॉक हमारे प्लस हो रहे हैं, इसमें स्टॉक में हम प्लस कर रहे हैं और कैश में माइनस कर रहे हैं। यानी जो रूल्स हमारा बना हुआ है नॉमिनल, रियल और पर्सनल के हिसाब से, उसके हिसाब से हम डायरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में ये एंट्री करते जा रहे हैं। नाउ थर्ड है रेंट डेबिटेड टू कैश। अगेन देखो, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट हमारा रूल्स बोलता है कि आपको कैपिटल में माइनस करना है। एंड लॉजिक क्या बोल रहा है कि अगर नॉमिनल अकाउंट डेबिट है तो ये लॉस को क्रिएट करेगा, एंड लॉस विल ऑलवेज डिक्रीज द बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये रूल्स भी है और लॉजिक भी है, दोनों बात है। तो कैपिटल से रेंट की वजह से कैपिटल 5,000 से कम हो जाएंगे, और कैश चूंकि रियल अकाउंट है और क्रेडिट है, तो हमारा रूल बोलता है रियल अकाउंट क्रेडिट होने पर असेट से माइनस होगा, तो असेट में कैश होगा, वहां से ये माइनस होगा, और रेंट कैपिटल से माइनस होगा। तो इस तरह से हमने यहां भी करके दिखाया था, रेंट कैश से माइनस हो गया, कैपिटल से माइनस हो गया। यानी हर एंट्री को जब आप देखोगे तो आपको रूल से कंपेयर करना होगा, इस रूल से जाके कंपेयर करना होगा, और तब बड़ी आसानी से आप इसे समझ पाओगे। जैसे अब मैं इसे बता दे रहा हूं जस्ट कि ये परचेजेज है, इसको हम स्टॉक मानते हैं बैलेंस शीट में, और स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, डेबिट है, तो स्टॉक को प्लस करेंगे, रियल अकाउंट के डेबिट होने पर असेट्स में प्लस होगा। क्योंकि रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर पैसे आ रहे, गुड्स आ रहे हैं, सामान आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं तो प्लस होगा, और जा रहे हैं तो माइनस होगा। उसी के बेसिस पर ये फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये बुक में फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको ईज करने के लिए एक अलग से तरीका बताया है कि आप कभी कभी इसकी भी सपोर्ट लेके इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से कमांड कर सकते हो। आगे जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जब ट्रांजेक्शंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, तो दिस विल सपोर्ट यू, आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। कैश टू सेल अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ताकि कल को आप इसके बेसिस पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन को बढ़िया से समझ सकते हो। हम कभी कभी इसका भी सपोर्ट लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैश टू सेल, कैश इज ए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट डेबिट है, तो ये जाके असेट में कैश में प्लस होगा। सेल्स क्रेडिट है, सेल्स का मतलब गुड्स, गुड्स क्रेडिट का मतलब रियल अकाउंट क्रेडिट, स्टॉक इसके नाम से जानते हैं, और स्टॉक क्रेडिट है, रियल अकाउंट क्रेडिट है, तो सबट्रैक्ट करना होगा। तो आपने देखा था कि मैंने अभी बनाया था, उसमें 8,000 सबट्रैक्ट किया हुआ था। जबकि यहां पे कैश डेबिट है, रियल अकाउंट डेबिट है, तो कैश में तो प्लस किया ही जाएगा, रूल्स बोलता है हमारा। यहाँ स्टॉक क्रेडिट है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि स्टॉक का कॉस्ट है 5,000, तो आपको इस सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक कॉस्ट वाला स्टॉक प्राइस होगा, स्टॉक वाला 5,000, तो 5,000 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें 3,000 का प्रॉफिट इन्वॉल्व है, और ये प्रॉफिट ऑलवेज कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ेंगे। तो ये अप्रोच हमने आपको करके डायरेक्ट बताया था, और अभी जेएल&एस के थ्रू भी आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, कई तरीके से आपको किसी भी टॉपिक को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये तरीका आपकी बुक में नहीं है, फिर भी मैंने अपने से ये बना के आपको बताया है, ताकि डायरेक्ट तो आप समझ ही रहे हो, आपको ये तरीका भी आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो बच्चों, अभी बात करते हैं एक और क्वेश्चन पर आज के लिए। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000 एंड स्टॉक 30,000, ये दोनों रियल अकाउंट है, और बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट होंगे, और डेबिट होने की वजह से वो दोनों असेट्स में लिखे जाएंगे, और डायरेक्ट भी आप समझ रहे हो कि ये दोनों असेट हैं, और बिजनेस में असेट बढ़ रहे हैं, और एसेट देने वाला कौन है? ओनर है। तो ये एसेट जो बिजनेस में आया, ये बिजनेस का एक लाइबिलिटीज है टुवर्ड्स ओनर, तो लाइबिलिटीज में हम ओनर्स के नाम पर लिखेंगे। आपको पता है ओनर्स के नाम पर हम कैपिटल लिखते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा आपको इस तरह से होगा, कैश प्लस स्टॉक 70,000
प्लस 30,000 और यहां पर कैपिटल 1 लाख, दोनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन जो है, आप एक बार स्क्रीनशॉट तो कर लो क्वेश्चन की, और मैंने रूल्स फिर से लिख रखे हैं यहाँ पे। हालांकि इन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से, ताकि आपके टाइम थोड़ी सी बच जाए, हमारे वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 12,000। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है कि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, स्टॉक हमारे बढ़ रहे हैं, यानी कि असेट बढ़ रहा है। तो असेट हमारा 12,000 से स्टॉक के नाम से बढ़ रहा है, और चूंकि ये उधार में खरीदा है तो ये हमारा एक लायबिलिटीज है, जो जिसने भी उधार दिया है उसको हमें बाद में पे करना होगा, और उस लायबिलिटीज का नाम है क्रेडिटर। तो हम यहाँ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स को भी लिखते हैं, और ये अमाउंट आता है 12,000। और इतना करने के बाद हम अगेन टोटलिंग का काम करते हैं, तो हमारे पास टोटल आते हैं 70,000 प्लस 42,000, 1,12,000 हो गया। इसके लिए हम यहाँ पर न्यू इक्वेशन भी लिख देते हैं। इस साइड में आते हैं और बात करते हैं 1 लाख प्लस 12,000, इधर भी देखो टोटल दोनों के बराबर मिल रहा है। नाउ कैश परचेजेस रुपीज 10,000। कैश परचेजेज का मतलब ये मत समझना कि हमने कैश परचेज किया, कभी कोई कैश परचेज नहीं करता, ना कैश सेल होता है। कैश परचेज का यहाँ लैंग्वेज का मतलब है कि हमने गुड्स जो है वो कैश में परचेज किया है, यानी गुड्स हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास से कैश आउट हो रहे हैं। तो हमारे कैश बैलेंस जो असेट्स है वो कम हो जाएंगे, तो हम कैश में से 10,000 कम कर लेंगे, लेकिन हमारा स्टॉक बढ़ रहा है 10,000 से, तो हम इसे बढ़ा लेंगे। इसका कोई भी चेंजेस आपके कैपिटल में नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब तो यही है ना कि आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन जो असेट्स और लायबिलिटीज का पोजीशन है पहले की तरह वो नहीं रहता, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। हर उस चेंज को हम स्टडी करते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो चलो अभी क्या हमारे पास चेंजेस आए हैं, नया इक्वेशन क्या बना है आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन। ये हो गए 60,000 और ये हो गया 52,000, 1,12,000। इधर भी 1,12,000 हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट में समझते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 5,000 में उधार में हमने बेच दिया। अब उधार बेचने की वजह से पैसे तो नहीं आए हमारे पास, पैसे के बैलेंस तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ कस्टमर से हमें पैसे लेना है, और कस्टमर से जो पैसे हम लेते हैं बाद में उसे हम डेटर के नाम से जानते हैं, और ये हमारा असेट्स है क्योंकि पैसे आने की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटर्स नाम का ओपन करेंगे असेट्स में, और उसके ठीक नीचे में, इसके ठीक सामने में हम लिखेंगे 5,000। एक बात। दूसरी बात, हमने चूंकि गुड्स बेचा है तो गुड्स के बैलेंसेस हमारे यहाँ कम होंगे, यानी कि जो स्टॉक है असेट साइड में वो हमारा 5,000 से कम होगा, तो हम 5,000 से स्टॉक को कम कर लेंगे। क्योंकि गुड्स जो बेचा है वो कितने कॉस्ट का था ये क्वेश्चन में नहीं है, तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि वो 5,000 का ही था, एंड देन we'll try to find the new equation again, and we get plus 47,000 plus 5,000। यहां पर कोई चेंजेस लायबिलिटी साइड में नहीं है, तो उसे एज इट इज हम यहां पर कॉपी करेंगे। बात करते हैं यहां पर बच्चों परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। हमने फर्नीचर खरीदा और कैश हमारे कम होंगे, तो कैश तो 10,000 से कम हो जाएगा। अब फर्नीचर नाम का असेट हमारे यहाँ आ गया। दिस इज नॉट गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं, जिसे हम खरीद कर बेचेंगे। तो गुड्स वर्ड का मतलब ही होता है कि उसे हमें सेल करना है, बट फर्नीचर इज नॉट बीइंग परचेज फॉर सेलिंग पर्पज। तो ये फर्नीचर को हम फर्नीचर के नाम से असेट में लिखेंगे, और यहां पर एक अलग से नाम लिखेंगे असेट्स में फर्नीचर, और उसके ठीक नीचे में यहां पर 10,000 लिखेंगे, एंड देन अगेन वी विल गेट न्यू इक्वेशन, उसे भी हम यहां पर लिखते जाएंगे। $50,000 प्लस 47,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। इस साइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं,
ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं कि फिर क्या है। वेजेस ड्यू फॉर ₹5,000, और वेजेस ड्यू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक लाइबिलिटीज है जो हमें बाद में देना होगा। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में एक आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखेंगे इस तरह से 5,000। अब ये वेजेस जो देना बाकी है ये आज की तारीख में हमारा एक्सपेंस है, और एवरी एक्सपेंस क्रिएट्स लॉस, एंड लॉस से हमारा ओनर्स क्लेम कम हो जाता है, यानी कैपिटल। ओनर्स क्लेम किस नाम से हम लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल, यानी कैपिटल के बैलेंसेस इसकी वजह से कम हो जाएंगे। और अब जब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, न्यू इक्वेशन लाएंगे, तो हमारा न्यू इक्वेशन इस तरह से बनता है। इस साइड में, असेट साइड में देयर इज नो चेंजेस, तो पहले की तरह फिगर को हम एज इट इज उतार लेंगे, एंड इधर के फिगर जो है थोड़े चेंज हो रहे हैं। 95,000, 12,000 प्लस 5,000। आप देखना दोनों साइड के टोटल इक्वल आपको हमेशा शो करेंगे। चलो इस बात को हम समझाते हैं। अगर आपने जनरल पढ़ा हुआ है तो इस बात के लिए जो जनरल होता है वो क्या होता है, वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये एंट्री होता है। ये वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, और चूंकि नॉमिनल अकाउंट का डेबिट हमारा रूल्स क्या बोलता है, कैपिटल से माइनस होगा, इसको हमको कैपिटल से माइनस करना चाहिए, जो हमने करके भी दिखाया है। दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट वी शो इन द लायबिलिटी साइड, इसलिए देखा था आपने लायबिलिटी साइड में अलग से हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस को करके दिखाया था। तो जनरलिटीज के सपोर्ट से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हम 10,000 रुपए दे दिए। अब क्रेडिटर को जब 10,000 रुपए दे देते हैं तो कैश बैलेंस तो ऑब्वियस है कि हमारे कम हो जाएंगे, और क्रेडिटर जो मेरा लायबिलिटी था वो भी 10,000 से कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर साइड में भी ये 10,000 कम हो जाएगा। अब अगेन वी फाइंड न्यू इक्वेशन, वो क्या हो जाएगा, दिस इज 40,000, 47,000, 5,000, 10,000, इधर 95,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000। नाउ यहां पर जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, जिसके लिए अगर इसके लिए कोई एंट्री की बात होती, पे टू क्रेडिटर, अगर हम इसके लिए एंट्री करते तो एंट्री होता क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने जो फॉर्मूला आपको बना के दिया है उसमें कैश इज ए रियल अकाउंट, और क्रेडिट है तो हमारा क्रेडिट है तो असेट से माइनस होगा, इसीलिए हमने कैश असेट से माइनस कर दिया था। नाउ क्रेडिटर्स जो है दिस इज ए पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोलता है कि असेट्स में लिखेंगे, लेकिन हम इसे असेट में नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिटर्स पहले से क्रेडिट में ओपन था। आप देखोगे क्रेडिटर्स पहले से हमने ओपन किया, तो अब वापस दोबारा जब ये क्रेडिटर्स अपने एंट्री में डेबिट होगा तो उसे असेट में नहीं लेके वापस उस साइड ले जाएंगे। साइड चेंज करेंगे तो हमारे फिगर प्लस के जगह माइनस में होंगे। ये लॉजिक अभी हम आपको समझा रहे हैं, ताकि जनरलिटीज के थ्रू भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो आपके कॉन्फिडेंस और भी मजबूत हो जाएगा। चलो लास्ट है गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। ये क्वेश्चन में किसी भी पर्सन को बेचा गया ऐसा नहीं लिखा गया है, और कैश में बेचा गया ऐसा नहीं लिखा गया। तो याद रखना, अगर पर्सन का नाम होता तो हमारा एजम्पशन होता ये उधार बेचा गया है। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल आपकी जस्ट शुरुआत हुई है, तो ये छोटी छोटी बातों को भी समझ लेना जरूरी है। हालांकि जनरलिटीज के बाद आप इसको सीख रहे हो तो आपको बहुत आराम से सारी चीजें समझ में आएगी। फिलहाल इसे हमें अज्यूम करना है कि ये कैश बेसिस पर हुआ, कि किसी भी पार्टी का नाम नहीं है। तो जब हमने बेचा है तो कैश बेसिस पर 12,000 रुपए हमें आए हैं, तो 12,000 रुपए से हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। चूंकि 10,000 का गुड्स हमने बेचा है, 12,000 में 2,000 का तो प्रॉफिट है, लेकिन हमारा जो गुड्स कम होगा वो 10,000 से, और गुड्स को हम किस नाम से लिख रहे हैं, स्टॉक। तो गुड्स में से माइनस होगा 10,000, जो 2,000 का प्रॉफिट आया
दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू ओनर, दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल क्लेम विल बी इंक्रीज बाय ₹2000। और ऐसा करने के बाद अगेन वी गेट न्यू इक्वेशन, और ये न्यू इक्वेशन को आप फाइनल या न्यू कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके टीचर जैसे बोले आपको उनके हिसाब से कर देना। 52,000 प्लस 37,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, इन सब की टोटल करते हैं। ₹1,04,000। आप इधर भी देखते हैं, शायद आना चाहिए वही 97, 2,000 प्लस 5,000, इन सब की टोटल 1,04,000। और इस तरह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन के तैयार होता है। तो बच्चों इसकी भी आप स्क्रीनशॉट करो। तो देखा किस तरीका से हम लोगों ने इस चैप्टर को अभी तक अंडरस्टैंडिंग बनाई है। अभी और कुछ वीडियोस लाएंगे और इसमें होने वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट की जो बात की गई है इस चैप्टर में, उन सब चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ आपके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ये अभी शुरुआत हुई आपकी, आपके लिए मेरा सजेशन यही है कि बच्चों आपको इसे कॉपी पर लिखने का काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। ये बात हमेशा याद रखना। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट या प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, लेकिन फॉर स्टूडेंट राइटिंग मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। सो बच्चों आप प्लीज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं या इसके पहले वाले क्वेश्चन जो वीडियो उसमें बात की है, आप प्लीज उसे अपने कॉपी पर जरूर लिखना और देखना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल इसमें हाई हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।